प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल मेरी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले आपने पढ़ा कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कूलाम का जो नियम है उसका वेक्टर फॉर्म हम देखेंगे, सदिश रूप देखेंगे। इसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, वैद्युत बल क्षेत्र की जो लाइनें हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इससे पहले मैं चाहूँगा कि यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है और आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें। पढ़ाना यदि मेरा अच्छा लगे तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इसको दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। धन्यवाद। देर न करते हुए आइए हम लोग देखते हैं कूलाम्स नियम का वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। जो आपको सदिश राशियाँ आपको कक्षा 11 में पढ़ाई गई हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए आपके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप F12 और इसको मान सकते हैं F21। देख रहे हैं एक ही प्रकार का, ये एक ही नेचर का दोनों आवेश है, मतलब दोनों धनात्मक है। यहाँ पर दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। यदि यहीं पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते, यानी कि ये आपका क्या हो जाता? आकर्षण बल हो जाता। ये क्या हो जाता? आकर्षण बल हो जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसमें देखिए कूलाम के नियमानुसार क्या बनेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। यदि कोई यहाँ माध्यम K है तो उसका ये हम लोग रख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका क्या था? कूलाम का नियम था। ये आपका क्या था? कूलाम का नियम था। इसके बाद हम लोग यदि देखें तो इसमें जो वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो ये कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए आपको याद होगा, आपने पढ़ा है एकांक वेक्टर। आपने क्या पढ़ा है? एकांक वेक्टर। तो यदि किसी भी वेक्टर राशि को आपको वेक्टर रूप में दिखाना है तो उसका परिमाण और उसका एकांक वेक्टर हम लोग लिखते हैं। 1 2, ये आपका आ गया 1 2। ठीक है, ये आपका आ गया एकांक सदिश। इसका मान ये हो गया। और यदि हम इसकी बात करें तो इधर वाले का क्या मान हो जाएगा? F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ K रख देंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ पर जो रखेंगे एकांक सदिश उसका हो जाएगा 2 1। ये एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश आप 11 में पढ़े हुए हैं। इसका मतलब होता है क्या? परिमाण एक और दिशा, मतलब एक का इसमें गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं परिमाण में, और ये दिशा को व्यक्त कर देगा। कल हमने उसका परिमाण पढ़ा था और आज हम इसका सदिश रूप पढ़ रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा, इसका कोई उपयोग ज़्यादा नहीं है। आपको दिशा आना चाहिए कि किधर है। और हमने कूलाम के नियम में ये बताया है कि इनको दोनों को मिलाने वाली रेखा में ही स्थित होता है, बल की जो दिशा होती है वो। अब यहाँ दोनों से देखें तो यहाँ क्या है? स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट है कि क्या है? F1 2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ये है सदिश रूप। यहाँ केवल हमको इतना बताना था कि ये जो दिशा होती है बलों की, ये विपरीत होती है।
क्या होती है, विपरीत होती है। जब आप इसका ऋणात्मक वेक्टर निकाल लेंगे, आपको ये पढ़ाया गया है कक्षा 11 में कि ये ऋणात्मक वेक्टर क्या होता है। यदि हम किसी वेक्टर की दिशा को जस्ट अपोजिट कर, उसके परिमाण में कोई छेड़छाड़ नहीं, उसकी दिशा को जस्ट अपोजिट कर दें तो वो उसका ऋणात्मक वेक्टर कहलाता है। ऐसा आपको 11 में पढ़ाया गया था, 11th में जब आप पढ़ रहे थे तब ऐसा पढ़ाया गया था, याद करिए। तो सेम यहाँ पर भी है, कूलाम का जो नियम है उसका सदिश रूप, थोड़ा सा हम लोग इसका कोई यूज नहीं है, ये आपके थ्योरी में है। तो यहाँ ये बताने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बल है इनकी दिशा क्या है, देखिए ये अपोजिट है। जब इसका हमने अपोजिट वेक्टर निकाला तो ये ऋणात्मक वेक्टर हो जाएगा, और जब इसका अपोजिट कर देंगे तो देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर वेक्टर आ जाएंगे। तो ये आपका सदिश रूप था। बाकी इसको और भी रूपों में लिख सकते हैं। एकांक वेक्टर कैसे चेंज किया जाता है, आपको पता है कि एकांक वेक्टर कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका मॉड निकाल लेंगे। एकांक वेक्टर कैसे निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए, ये आपके उसमें पढ़ाया गया है कहीं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। यदि ये आपका कोई वेक्टर है, इसको आपको एकांक वेक्टर के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसका जो वेक्टर होता है वो बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है। तो इसको हम लोग दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। चलिए मैं एक सूत्र इसमें से एक को किसी को प्रदर्शित कर देता हूँ। इस रूप में भी इसका कोई मतलब वैसे ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए जब लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये मीडियम है, यहाँ जो माध्यम होगा उसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। तो ये आप देखिए Q1 Q2, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये लिखा हुआ है ना, एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर को आप क्या कर देंगे, वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे, और जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लाएंगे तो ये हो गया, बाकी R मॉड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, पहले से स्क्वायर था, अब ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, मैंने इसको लेकर के इसको सॉल्व कर दिया। तो ये था आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप। आप डेली क्लास करिए, डेली कोशिश करूंगा मैं इसको एक दिन के अंतर पे डालता हूँ, पूरा कोर्स करवाऊंगा। आपके इंटर का कहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें आएंगी, बशर्ते आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब देखते हैं आगे। इसके द्रव्यमान है, यहाँ m1 है, और आवेश इसमें Q2 है। और देखिए ये दोनों एक प्रकार का आवेश है, इसलिए इसको हम लोग Fe और इसको हम लोग Fe प्रदर्शित करेंगे, जबकि इधर की ओर जो बल लगेगा इनमें उसको हम लोग Fg कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, Fg कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो है r, ठीक। तो देखिए इसको यदि हम इस तरह से थोड़ा सा देख लें तो ये आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए, एक में Fe कर दीजिए, Fe मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक में आप Fg गुरुत्वीय फोर्स, है ना। तो Fe और Fg में क्या डिफरेंस है, पहला यहाँ पर आप करेंगे कि दोनों ही क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्या है इनका, पहले फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। Fe इज इक्वल टू होता है, आपने ये देख लीजिए यहाँ पर Fe बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपान r²। इसका Fg बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपान r²। तो देखिए यहाँ पर दोनों ये बल क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं दोनों बल, ठीक है। दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये आपका, पहले हम लोग चलते हैं, आवेश पर निर्भर करता है। किस पर, आवेश पर, और ये है द्रव्यमान पर। क्या है ये, द्रव्यमान पर, ठीक। दूसरा यहाँ जो लिखेंगे, ये आकर्षण या प्रतिकर्षण,
आकर्षण या प्रतिकर्षण, है ना। आपने देखा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, भिन्न भिन्न चार्ज है प्रकृति में, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि एक ही प्रकार के चार्ज हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन गुरुत्वीय बल ये केवल आकर्षण बल है। क्या है ये? आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल है। ठीक, ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ये आपका ये है दोनों आवेशों के, ये यानी माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है और ये निर्भर नहीं है, माध्यम पर निर्भर नहीं है। ठीक है, माध्यम पर निर्भर है और ये माध्यम पर निर्भर नहीं है। ये आइए देखते हैं, दो से अधिक आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल, इसी को हम लोग कहते हैं बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी तक आपने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम में आपने पढ़ा कि किस तरह से दो आवेशों के बीच बल लगता है। अब यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि दो आवेश नहीं हैं, ये क्या है, दो आवेश नहीं हैं, यहाँ पर दो से अधिक कोई आवेश हैं, तो वहाँ पर किसी एक आवेश पर यदि हम लोग बल देखेंगे एक से अधिक आवेशों के कारण, तो वो कैसे काम करेगा। तो देखिए, मान लीजिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये Q1 है और इसको हम लोग Q2 मान लेते हैं, इसको Q3 मान लेते हैं, इसको Q4 मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बल हैं, इसको हम लोग बहुत सारे आवेश हैं, इसको हम लोग Qn मान लेते हैं। अब हम लोग Q1 पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर जो लगेगा वो आपका हो जाएगा F12 2 की वजह से, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सीधी लाइन मिलाएंगे और ये आ जाएगा F13। इसकी बात करें तो ये आपका कुछ इस तरह से F14। अब हम इसको यदि हम कहें तो इसमें भी आपका कुछ आ जाएगा आगे, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसका जो परिमाण आएगा और जो दिशा आएगी वो क्या होगी, अध्यारोपण का ये सिद्धांत कहलाता है कि F क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन प्लस Fn। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का मतलब है एक से अधिक आवेशों के कारण जो किसी आवेश पर बल लगता है वो उनके सभी के अलग अलग जो बल निकलते हैं उसके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए इसको। दो से अधिक आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल उनके अपने अलग अलग के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, अनेक आवेशों के कारण किसी आवेश पर नेट बल उनके अलग अलग के कारण उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि ये ढेर सारे आवेश थे, Q1 पर हमने देखा तो उसका क्या फार्मूला आ रहा है, ये आ रहा है, सभी के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि ये जो आपस में इनका फोर्स होगा वो प्रभावी नहीं होगा। हमको Q1 पर देखना है तो इनका अलग अलग के कारण जो Q1 पर आएगा उसको देखना है और फिर उनका सदिश योग कर देना है। इसको हम लोग कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत इस तरह से आपने पढ़ा। आइए हम इसके आगे देखते हैं। विद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या है, हम लोग अभी तक कूलाम का नियम पढ़े, अब उसी में आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। फिर समझिए, सपोज करिए कि आपका ये घर है और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए। आपका घर है और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको लगेगा ना कि कहीं ये हमारे घर में कब्जा ना कर ले या कुछ ऐसा। यदि मैं ही यहाँ पर अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति आकर के मेरी कोचिंग में धावा बोल दे, मेरी कोचिंग में पढ़ाने लगे, तो मुझे क्या फील होगा? मुझे ये लगेगा कि या तो ये मेरा सहयोगी है या तो ये फिर मेरा दुश्मन है। ये मेरा सहयोगी है या फिर क्या है, ये मेरा दुश्मन है। तो इस तरह से मेरा क्षेत्र था, उसमें दूसरा कोई आ गया तो उसका कुछ ना कुछ असर आता है। ठीक सेम इसी प्रकार से है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कहेंगे, यदि लाते हैं तो वो वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस आवेश का वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कोई दूसरा आवेश जो आ रहा है दूसरा, वो परीक्षण आवेश कहलाता है। जनरली इसको हम लोग धन आवेश लेते हैं। सूक्ष्म आवेश होता है और वो जैसे ही किसी आवेश के क्षेत्र में जाता है तो उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये निर्भर करता है कि जो पहले से आवेश उपस्थित है वो कैसा आवेश है, आपका वैद्युत क्षेत्र धनात्मक है कि या ऋणात्मक है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, ये क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग इसको देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि कोई यहाँ पर Q नॉट क्या है? नॉट आवेश लाते हैं और यहाँ पर पहले से उपस्थित जो आवेश है वो Q है। क्या है? पहले से उपस्थित आवेश Q है और यहाँ ये बिंदु आवेश था और इसको हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। यहाँ पर हम एक कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो क्या करेगा? इस बल पर, इस आवेश पर एक बल उत्पन्न हो जाएगा। वो क्या होगा? F होगा। क्या होगा? F होगा। आप जानते हैं इसको कि ये क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, अब इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वो क्या होती है, ये हम लोग देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता यहाँ देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ये आपकी E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर हो जाएगा F अपान Q नॉट। F अपान Q नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखें तो इस बिंदु पर इसके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता कितनी है, तो इसका हम लोग मान क्या निकालेंगे? ये आपका यदि हमको E निकालना हो तो E बराबर हो जाएगा F अपान Q नॉट। ठीक है ना। जो वैद्युत बल की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होगी। ठीक है, ठीक। तो ये आपका मान आता है, इसको हम लिख देते हैं। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु में स्थित काल्पनिक
काल्पनिक आवेश ब्रैकेट में पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर है। अनुपात के इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अनुपात के बराबर होती है तथा दिशा बल की ही दिशा होती है, दिशा में होती है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित काल्पनिक आवेश, जिसको हम लोग परीक्षण आवेश भी कहते हैं, में लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है। वह दिशा बल की ही दिशा होती है। जो दिशा होती है परीक्षण आवेश में लगने वाले बल की दिशा, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला है वो E = क्या आ गया, F/Q0 है ना। अब इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, और आप इसमें बीमा भी देख लीजिए, है ना। बीमा इसकी क्या आएगी, बीमा आप जानते हैं जो बल की बीमा है mL/10⁻², और इसके बाद आपका AT, Q की बीमा ये होती है। इसको हल करेंगे तो mL/10⁻³ A⁻⁻1, इस तरह से इसकी बीमा आ जाएगी। यह एक सदिश राशि है, ये आपको पता ही है, इसमें दिशा बार बार हम लोग ले रहे हैं। तो ये था आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद देखिए यहाँ से इधर जाना है। इसके बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर दिशा अंदर की ओर है, कहाँ पर बाहर की ओर है। ये बल की दिशा पर है। मैंने बताया ना कि आकर्षण और प्रतिकर्षण ये देखना है आपका। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षण आवेश जो मानक लिया गया है वो क्या है, हमेशा धनात्मक आवेश। परीक्षण आवेश को आप धनात्मक लीजिएगा। अब आप जानते हैं यदि धन आवेश यहाँ पर है तो इसके कारण इधर वाला जो आवेश है, धन आवेश यदि यहाँ पर है तो ये किधर जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि ये आवेश कैसा है। यदि ये धनात्मक है तो ये बाहर की ओर भागे, क्योंकि ये ऑलरेडी धनात्मक है, और यदि ये ऋणात्मक है तो ये अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से फिर से आग्रह करूँगा कि आप मेरी कोचिंग को आगे बढ़ाएं, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, और मैं आपकी इसी तरह से सेवा करता रहूं, इसके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आज यहीं तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हर दूसरे दिन मैं सोचता हूं कि एक वीडियो ज़रूर इसमें डालूं। चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अभी एकदम शुरू है तो मैं आपको बहुत बेस्ट, आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, आगे आने वाले समय में ट्रिक्स भी दूंगा, कैसे इनको तैयार किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे बोर्ड परीक्षा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रहण करें। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।